नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो आज हमारी HSSC ऑल एग्जाम, चाहे वो डी ग्रुप का हो, हमारा हरियाणा पुलिस का हो, चाहे वो CET हो, तो उसकी हमारी आज छठी क्लास है। उससे पहले हमने 5 क्लासों का अध्ययन किया है। देखो हमारी क्लास चूंकि छोटी होती है, लेकिन जो टॉपिक हम कर रहे हैं क्लास में वो लगभग कंप्लीट होता है उसमें। तो पीछे की क्लास से आपको प्लेलिस्ट में भी मिलेंगी 5 क्लास से। आज हमारी छठी क्लास है। देखो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वर्गमूल घनमूल। पिछली क्लास में हमने स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट हमने निकालने सीखे थे। 2-2 3-3 सेकंड में, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में हम कैसे निकालें। बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें, हम बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर वर्ग कैसे करें, घनमूल कैसे निकालें। तो आज जो हमारी क्लास है, जो पार्ट सेकंड है वर्गमूल घनमूल का, पार्ट सेकंड है। तो इसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे। देखो एक तो आपको ये जो है, ये जो स्क्वायर रूट है, जो नॉन परफेक्ट नंबर जिसको हम बोलते हैं, तो कुछ एक तो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि क्योंकि हर चीज सीखी नहीं जाती। ये ऐसे निकालेंगे तो उसमें अनावश्यक समय भी लगता है। ठीक है। तो जब कोई पेपर हम सोल्व करते हैं तो जो बड़े लेंथी क्वेश्चन होते हैं, तो उनको सोल्व करने से पहले हमें जो छोटे नो टाइम्स क्वेश्चन जिनको हम बोलते हैं, जो तुरंत जिसको देखते ही आंसर आता है, तो ऐसे क्वेश्चन हमें करने के लिए कुछ एक चीजें रटनी भी पड़ती है। क्योंकि निकालने का तो तरीका होता है। वर्गमूल 2 का मान होता है 1.414। 3 दशमलव स्थान तक आप याद रख सकते हो। ठीक है। बाकी हमें रिक्वायरमेंट होती है 1 दशमलव स्थान तक, 1.32। ठीक है। वर्गमूल 5 का मान होता है 2.236। उसके बाद वर्गमूल 6 का मान होता है 2.449। उसके बाद √7 का मान होता है 2.646। और वर्गमूल 8 का मान होता है 2.828। और अंडरूट जो 10 का मान होता है वो होता है 3.165। तो चूंकि ये तो हम याद रख सकते हैं, क्योंकि हम जब सभी बच्चे कोई 10+2 पास है, ग्रेजुएशन है, तो लगभग ये तो छठी छाती में हम सीख लेते हैं। ठीक है। तो बार बार वही चीजें जब पढ़ रहे हैं तो वो चीजें तो लगभग तो कुछ तो याद हैं। थोड़ा सा कोई चीज विस्मृति में चली जाती है, और थोड़ा सा उसको पढ़ते वो स्मरण हो जाता है। तो ये तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। यदि बाय द वे यदि हमें जैसे 11 का स्क्वायर रूट निकालना है, या हमें √47 का निकालना है, तो नॉन परफेक्ट नंबर जो होते हैं उनके जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो इसका एक मेथड होता है। मेथड क्या होता है कि ये जो √11 है, 11 है, इसको ऐसे फैक्टर में कन्वर्ट करना है, ऐसे फैक्टर में कन्वर्ट करना है जिसको जोड़े तो 11 हो, घटाएं तो 11 हो। ठीक है। लेकिन जो पहला जो नंबर है, पहला जो मान है, वो स्क्वायर रूट में लेकर के जिसका पूरा यानी कि पूरा वर्गमूल निकलना चाहिए। जैसे मैं 47 का निकालूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 49-2। 49 में 2 घटाओगे तो 47 बचेगा। ये इसका मेथड होता है। लेकिन पहली संख्या का वर्गमूल निकलना चाहिए, ये मेन मैंडेटरी है इसमें। तो √3 का मान तो यहाँ लिखोगे, नौ का लिखोगे 3, प्लस इस 2 को एज इट इज लिखोगे, इसका दुगुना यहाँ लिखोगे, 3×2=6। 36, 18 और 2, 20 में जो 6 का भाग दोगे तो ये आपका √11 का माना जाए। ठीक है। जैसे इसमें इसमें इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। 49 का हो गया 7, -2, 7 का दुगुना लिखोगे 14। 14 7 98 में 2 घटाओगे, 96 में 14 का भाग देना पड़ेगा। तो ये नॉन परफेक्ट नंबर है, ये किसी का भी आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। बाकी बाकी ये भी, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन ये कुछ एक चीजें याद ही रखनी पड़ेंगी। जैसे मैं कहूँ कि 2√2 प्लस 3√2 का मान क्या होगा, जैसे मैं इसका मान पूछूं डायरेक्ट। अब ये नॉर्मल सा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। तो यदि ये √2 का मान तुम्हें आता है, ये आपस में गुणा में है, तो √2 का मान तुम्हें केवल 1 दशमलव स्थान तक लेना है। +3, √3 का मान 1 दशमलव स्थान तक लेना है। ठीक है। तो 1 दशमलव स्थान तक ही मान लेना है। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया नॉर्मल, √180 -√80, जैसे ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, अंडरूट निकालना है इसका। और अंडरूट ये इसका नॉन परफेक्ट नंबर है, इसका पूरा ये परफेक्ट है, नहीं कि इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। इसका मतलब इसके फैक्टर बनाएंगे, यानी कि 90 दूनी 180, 45 दूनी 90। ठीक है। और 9 पंजू 45। अब जैसे मैंने इसके बना दिए फैक्टर, देखो
9 पंजू 45 दूनी 90 दूनी 180। इसी तरह इसको बना देंगे। 2 40 दूनी 80, 5 चौका 20 और 40 दूनी 80, तो 2 चौका 8, यानी कि मैंने इसके फैक्टर बना दिए। फैक्टर कैसे बनाते हैं? फैक्टर ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे बनाते हैं कि 40 दूनी 80, 20 दूनी 40, ठीक है, दो पं, दो अ, दो 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 20 और भाई 2 पंजू 10, और वो ही मैंने बनाए हैं, यानी कि 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 चौका 80। अब मैंने इसलिए बना दिया ये, इसमें देखो वर्गमूल में दो के जोड़े होते हैं, दो दो बार है तो एक दो, इसका वर्गमूल निकल गया, बाहर आ गया, ठीक है। जो दो का जोड़ा बाहर आ जाता है क्योंकि उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया हमने। नौ का वर्गमूल क्या होता है? नौ का वर्गमूल 3 होता है, ये भी बाहर आ गया। अंदर क्या रह गया? 5 रह गया, यानी कि 3 दूनी 6 रूट 5, तो ये आ गया, ठीक है। माइनस इसमें ये दो बाहर आ गया, और इस 4 में से भी दो बाहर आ गया, 4 का वर्गमूल 2, और ये दो बार है, एक दो बार ये बाहर आ गया, इसमें से दो, यानी कि ये 4 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया? 5। और 6 रूट 5 में से 4 रूट 5 जब घटाएंगे, 6 में से 4 घटाओगे तो क्या बचेगा? 2 रूट 5। अब रूट 5 2 और अन रूट 5 ये आपस में गुणा में है, जिसके बीच निशान नहीं होता वो गुणा में होता है, तो ये गुणा में है, इसको गुणा करेंगे तो अन रूट 5 का मान वी नो दैट 2.2 होता है, 2.236 होता है, एक अंक तक लेंगे, तो 22 दूनी 44, तो इसका आंसर हम क्या देंगे? 4.4 दे देंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। अच्छा, एक 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 नो टाइम्स क्वेश्चन और होते हैं, जैसे बिल में सिर्फ क्वेश्चन देखो और सोल्व करो तुरंत। अब जैसे क्वेश्चन ही आ गया कि अंडरूट 24 जमा अंडरूट 216 और अपॉन अंडरूट 96, ठीक है। तो जब भी मैंने एक बार पहले जो हमारा सिंप्लीफिकेशन था तो मैंने बताया था, जब भी कॉमन लोगे तो कॉमन हमेशा एचसीएफ लिया जाता है, कॉमन हमेशा एचसीएफ लिया जाता है। अब इसमें कॉमन, अब मैंने बताया था तुम्हें 25 तक पहाड़े याद होने चाहिए। अब 24 का पहाड़ा यदि याद है तो तुम्हें पता है 24 9 216, तो अंडरूट 24 जब बाहर लेंगे, कॉमन लेंगे, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ जो है 24 आएगा, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काटती है 24। अंडरूट 24 से अंडरूट 24 बाहर लोगे तो क्या बचेगा? 1। इससे अंडरूट 24 बाहर ले लिया तो 24 9 216, नीचे क्या है? अंडरूट 96, और 24 चौका 96, 1 का वर्गमूल 1, अंडरूट 9 का वर्गमूल 3, और अंडरूट, और ये नीचे 4 है ही, ठीक है, ये अंडरूट 4 ही आएगा क्योंकि 24 चौका 96, तो नीचे अंडरूट 4 का मान आओगे 2 आ जाएगा, तो 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए, क्योंकि ये क्वेश्चन दिखने में बड़े आसान होते हैं लेकिन यहाँ समय लगता है, यदि इसका जो मेथड नहीं पता होता है। कॉमन कभी हम 2 लेंगे, कभी 4 लेंगे, देखो आता है ये लगभग, बच्चों को एग्जाम में जब बैठते हैं तो वहाँ टाइम मैनेज नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बेस नहीं होता उनके पास। आता है क्वेश्चन, सीख लेते हैं, लेकिन बेस भी होना चाहिए कि हमें कॉमन लेना है। यहाँ यहाँ केवल केवल कॉमन लेना है, इसी से कोई फायदा नहीं होगा। फायदा जब होगा जब तुम्हें पता है कि कॉमन हमेशा महत्तम होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काटते हैं। अब हमें यही नहीं पता दोनों किससे कट रही हैं, हम सोचेंगे 4 से कट रही हैं, 6 से कट रही हैं। अब यहाँ ये बात पता होना चाहिए कि हमें 25 तक पहाड़े याद होने चाहिए, कि 24 का पहाड़ा 24 9 216, इतनी चीजें ध्यान रहेंगी जब ये 1 सेकंड में आंसर आए। पता है कॉमन लेना है, लेकिन अब कॉमन क्या लें? चलो कॉमन भी देख लिया, तो अब हमें ये नहीं पता कि 24 का पहाड़ा में 216 भी यहीं से। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें, छोटी छोटी जो चीजें होती है, बारीकियां जो होती हैं, उसी से स्कोर जो है, स्कोर में इजाफा होता है, स्कोर हमारा बढ़ता है। अच्छा, अब मैं कहूँ कि 1/√3 का मान क्या होगा? अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया नॉर्मल सा, तो एक रैशनलाइजेशन होता है, एक होता है हर का प्रमेयकरण, जिसको हम बोलते हैं हर का प्रमेयकरण। तो हर का जो प्रमेयकरण होता है, हर का प्रमेयकरण क्या होता है कि यदि नीचे वाली संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो इसको हम ऊपर नीचे ऐसे गुणा करते हैं, ऐसे ऐसे गुणा करते हैं, ठीक है। नीचे वाली संख्या को ऊपर नीचे, इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। तो √3 को 1 से करेंगे, √3 आ गया। √3 को √3 से करेंगे तो √9 हो गया, और √9 का वर्गमूल निकाल 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 हो गया। यानी कि एक जैसी संख्याओं को जब गुणा करते हैं तो वो पूरा हो जाता है।
√3 को जब √3 से गुणा करेंगे तो √3 कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। √3 का मान अब तुम्हें याद होना चाहिए, 1.732 होता है। ठीक है, और 3 का भाग देंगे तो 3×5 = 15, 3×7 = 21, और यानी कि 0.577। तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है, देखो मैंने हमारी घड़ी का टॉपिक था, मैंने कोण निकालने बताए थे कि कोण हम दो सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो उसके लिए आज जो हम पढ़ेंगे, मैं कहूँ कि 7 और 8 के बीच में, 7 और 8 के बीच में दोनों सुइयां, दोनों सुइयां विपरीत दिशा में कब होंगी। दोनों सुइयां विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में कब होंगी, एग्जैक्ट अपोजिट। अब एग्जैक्ट जब अपोजिट की बात आती है कब होंगी, देखो एक सुई ऐसे और एक सुई ऐसे, यानी कि 1 घंटे की हो चाहे मिनट की हो, यानी कि एग्जैक्ट विपरीत का मतलब एग्जैक्ट यानी कि 180 डिग्री का कोण। तो जब भी विपरीत दिशा में पूछें या पूछें कि 7 और 8 के बीच में दोनों सुइयां 180 डिग्री के कोण पर कब होंगी, दोनों बात एक ही है, ओब्लिक लगा दिया मैंने। तो दोनों सुइयां 7 और 8 के बीच में एग्जैक्ट विपरीत दिशा में कब होंगी। तो यहां तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि विपरीत का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं कहूं कि 7, 8, 9, 10, 11 और 12, एक घड़ी में 7 के सामने हमेशा 1 होता है, 8 के सामने 2 होता है, 9 के सामने 3, 10 के सामने, और ये यानी कि इसको प्रैक्टिकल भी आप समझो, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यहाँ मैं कहूँ कि 7 बज गए, देखो 7 बज रहे हैं। अब क्वेश्चन पूछा है मैंने कि 7 और 8 के बीच में दोनों सुइयां विपरीत दिशा में कब होंगी, यानी कि 7 की सुई तो एग्जैक्ट 1 के विपरीत होती है, ऐसे होती है, ये होती है, ये 180 डिग्री कोण है। तो 7 और 8 के बीच में 7 बजकर 5 मिनट पर दोनों सुइयां बिल्कुल एग्जैक्ट 180 डिग्री पर होती हैं। लेकिन अब ये समझो कि 7 बजकर जब 5 मिनट होंगी तो घंटे की सुई 7 पर तो नहीं रहेगी, क्योंकि जो मिनट चलेंगी घंटे की सुई 8 की साइड में ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी। 7 बज के 5 मिनट होंगी तो थोड़ा सा सरकेगी, 7 बज के 10 मिनट होंगी तो और सरक जाएगी, 7:15 होंगे तो और सरक जाएगी, तो यानी कि आगे 8 की साइड में चले जाए। तो ये तो नहीं होगा 180 डिग्री की, 7 बजकर 5 मिनट पे तो नहीं होगा। हाँ, 7 बजकर 6 मिनट हो सकती हैं, ठीक है, 7 बजकर 5 सही कुछ बटा कुछ मिनट हो सकती हैं। तो ये इसका इसका एक मेथड होता है। सबसे पहले तो एग्जैक्ट जो विपरीत दिशा में 12 घंटे में, जब टोटल 12 घंटे होते हैं तो 12 घंटे में एग्जैक्ट विपरीत दोनों जो सुइयां हैं वो 11 बार होती है, एग्जैक्ट 11 बार होती है। इसको ये भी कह सकते हो, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए, 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार 180 डिग्री के कोण पर होती हैं, तो 11 बार होती है। कितनी बार विपरीत दिशा में होती हैं, तो 11 बार होती है। एक बार कब नहीं होती है, ये एक बार कब नहीं होती है कि 5 और 7 के बीच में ये केवल एक बार विपरीत होती है, 6 बजे। तो ऐसा कौन सा समय है, ऐसा कौन सा समय है, हर घंटे में एक बार तो होती है, 12 घंटे में 11 बार होती है, यानी कि हर घंटे में एक बार तो होती है, लेकिन एक बार नहीं होती, यानी कि 5 और 6 के बीच में, 6 और 7 के बीच में, यहाँ 2 बार की बजाय एक बार ही होती है। वो कब होती है, वो 6 बजे होती है। देखो, 1 और 2 के बीच में होती है, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के, 4 और 5, लेकिन 5 और 6 के बीच में नहीं होती, 6 और 7 के बीच में नहीं होती। कब होती है ये, एग्जैक्ट 6 बजे होती है। तो यहाँ ये हर घंटे में एक बार होती है, तो यहाँ 2 घंटे हो गए, 2 घंटे में ये एक बार होती है, तो एक कम हो गया, एक कम हो गया, इसका मतलब 12 घंटे में ये 11 बार होती है। तो अब 7 बजकर क्या समय दें हम, भाई 7 और 8 के बीच की बात है, तो अब कैसे निकालें कि कितने समय पर ये एग्जैक्ट 180 डिग्री का कोण पर होंगी, या फिर मैं कहूँ तो एग्जैक्ट ये 180 डिग्री पर या फिर विपरीत दिशा में होंगी।
तो यहाँ यहाँ तुम्हें ध्यान रखना है, यहाँ तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि 7 और 8 के बीच में, इसमें मैं 3 तरीके बताता हूँ तुम्हें। पहला तरीका ये है कि तुम्हें 60/11 ये सूत्र में याद रखना है। 60/11, ठीक है। 60/11 इसको गुणा किससे करना है? 7 और 8 के बीच में पूछा है तो ये देखना है 7 के सामने क्या होता है, एग्जैक्ट 1। तो इसको 1 से गुणा कर दो। 60 बटे क्या हो गया, 11। अब इसको मैं सही बटा बनाऊं, 11×5 = 55, 5 बच गए। 5 सही 5/11 मिनट। अब 7 और 8 के बीच की बात है, तो तुम्हें 8 तो बजाने नहीं, क्योंकि 8 से ऊपर का समय हो गया। तो 7 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर एग्जैक्ट ये विपरीत दिशा में होंगी, ये 180 डिग्री कोण पर। अगर ये सूत्र ध्यान ना रहे तो दूसरा सूत्र याद रखना है, 12/11 याद रखना है, 12/11 याद रखना है। 7 और 8 के बीच में पूछा है तो 7 के सामने क्या है, 1 है। अगर मिनट की सुई 1 पर है तो हम 5 मिनट बोलते हैं, मिनट की सुई 2 पर है तो 10 मिनट बोलते हैं। तो पहले वाले के सामने देखना है, 7 के सामने क्या है, 7 के सामने 1 है। और अब दिमाग में आनी है कि एक यदि सुई 1 पर यदि मिनट की सुई है तो हम 5 मिनट बोलेंगे। यदि सुई 4 पर है तो क्या बोलेंगे, 20 मिनट बोलेंगे, ठीक है। तो 7 के सामने देखना है, एक एक की मिनट बनाएंगे तो 5 मिनट। तो इसको 12×5 = 60 और 60 में 11 का भाग देंगे तो वही 5 से 5/11 मिनट आएगा। तीसरा तरीका इसका ये होता है कि मैंने कोण निकालने का तरीका बताया था, तुम्हें सूत्र बताया था मिनट गुणा 11/2 और माइनस घंटा। पिछली क्लास में तुमने पढ़ा होगा, कोण निकालने सीखे थे हमने, घंटा गुणा 30। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 7 और 8 के बीच में दोनों सुइयां 180 डिग्री के कोण पर कब होंगी, दोनों सुइयां 90 डिग्री के कोण पर कब होंगी, दोनों सुइयां 67.5 डिग्री के कोण पर कब होंगी, दोनों सुइयां 95 डिग्री, यानी कि कोई भी एंगल दे देंगे। तो तुम्हें कोण निकालने में तो यहाँ माइनस आता है। और इस तरह का क्वेश्चन आए कि इतने डिग्री का कोण कब बनेगा, तो तुम्हें सिर्फ इस सूत्र में प्लस कर देना है, बाकी फिर उस ये भी याद रखने की जरूरत नहीं, ये भी याद रखने की जरूरत। सिर्फ कोण निकालेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। और यदि कोण दिया गया है तो समय पूछा जाएगा तो फिर हमें माइनस की जगह प्लस करना है, और बराबर जो एंगल दिया है, जैसे यही क्वेश्चन दे दिया 7 और 8 के बीच में दोनों सुइयां 180 डिग्री के कोण पर कब होंगी, 7 और 8 के बीच में दोनों सुइयां 180 डिग्री के कोण पर कब होंगी। तो तुम्हें सिर्फ कुछ भी नया सूत्र, कोई भी किसी प्रकार का कोई सूत्र याद नहीं करना, क्योंकि कोण निकालने के लिए एक सूत्र तुमने याद किया है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना है कि मिनट, जैसे मैंने सूत्र बताया था कोण निकालने के लिए, -11/2 माइनस घंटा गुणा 30। जैसे मैंने क्या सूत्र बताया था कि मैं कहूँ कि 7 बजकर 20 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो मिनट की जगह 20 लिखते हैं, गुणा 11/2, माइनस घंटे की जगह 7 लिखेंगे और गुणा 30 करते हैं। अब इसमें दे दिया 7 और 8 के बीच में दोनों सुइयां 180 डिग्री के कोण पर कब होंगी, तो तुरंत दिमाग में आएगा इसको प्लस करेंगे और बराबर जो कोण एंगल दिया है 180 लिखेंगे। मिनट निकालनी है, मिनट की जगह x लिखेंगे, गुणा 11/2 लिखेंगे, प्लस घंटा की जगह पहले वाला घंटा लिखेंगे, क्योंकि 8 लिखेंगे तो ऊपर चला जाएगा समय, पहले वाला घंटा 7 लिखेंगे, गुणा 30 और बराबर लिखेंगे 180। और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो मिनट आएंगी, और समय बजाएंगे क्या, 7। 7 बजकर जो x की वैल्यू आएगी वो मिनट आ जाएगी, ये आंसर। तो चाहे 180 डिग्री पूछे, 90 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, कोई डिग्री पूछे, तो तुम्हें जो कोण वाला सूत्र है उसमें उस सूत्र में माइनस की बजाय प्लस करके बराबर जो एंगल दिया है, जो कोण दिया है वो लिखेंगे, मिनट की जगह x लिखेंगे और x की वैल्यू मिनट में आएगी। बाकी अच्छा, देखो हिंदी में हमने पिछली क्लास में पढ़े थे भाई टोटल वर्ण कितने हैं, ठीक है, टोटल वर्ण कितने हैं, वर्णमाला क्या होती है। तो हमारी जो हिंदी वर्णमाला है इसमें 44 वर्ण है, जिनको हम दो पार्टों में बांटते हैं। पहला तो हो गया हमारा स्वर हो गया, ठीक है, और दूसरा जो है हमारा व्यंजन हो गया। स्वर मैंने बताए थे 11 स्वर होते हैं, पिछली बार मैंने समझाया था, और व्यंजन होते हैं 33। हालांकि व्यंजन और भी होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, अयोगवा भी होते हैं, द्विगुणित भी होते हैं, पिछली क्लास पढ़ोगे तो मैंने वर्णों का उसमें बहुत विस्तृत उस पर हमने अध्ययन किया था, विस्तार से मैंने तुम्हें उसकी जानकारी दी थी।
अब हमारी हिंदी जो वर्णमाला है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और इसमें मैंने बताया था 44 वर्ण है, जिसमें 11 स्वर हो गए और 33 व्यंजन हो गए। स्वर वे होते हैं, वाउल इंग्लिश में 5 होते हैं, सेमी वाउल 3 होते हैं, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। स्वर वे होते हैं जो बिना किसी की सहायता से बोले जाएं। व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं। जैसे मान लो कैसे जैसे है तक कै कै जैसे एक व्यंजन है, क्योंकि इसमें स्वर है, स्वर के बिना ये नहीं बोला जाएगा। ये जो कै हलंत लगा दिया, इसका मतलब इससे स्वर बाहर निकाल दिया, ये आधा कै हो गया। ठीक है, ये आधा कै हो गया, इसको हम अक्षर बोलते हैं। इसके साथ स्वर मिला दिया, ये वर्ण हो गया। और वर्ण में वर्ण क्या हो गया, ये व्यंजन हो गया। ठीक है, स्वर ऐसे होते हैं, स्वर को अक्षर भी बोलते हैं और स्वर को वर्ण भी बोलते हैं। तो अब यहाँ यहाँ स्वर 11 है। स्वरों को हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो एक तो स्वर रीश्व स्वर हो गया। ठीक है, एक तो हो गया रीश्व स्वर, एक हो गया दीर्घ स्वर हो गया, और तीसरा जो हो गया वो हो गया प्लुत स्वर हो गया। तो टोटल 4 जो है वो ह्रीश्व स्वर होते हैं, जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है। ये कौन कौन से हो गए, ए ई रू ऊ और री, ये हो गया। दीर्घ बाकी बच गए 7, जिसमें बड़ा जैसे आ हो गया, बड़ी ई हो गई। ठीक है, बड़ा ऊ हो गया, इसमें ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और आऊ हो गया। टोटल 7 जो है, 7 जो है वो दीर्घ स्वर होते हैं, और 4 जो होते हैं वो ह्रीश्व स्वर होते हैं। बाय द वे, परिभाषा की बात करें भाई, ह्रीश्व स्वर क्या होता है, तो जिनको बोलने में सबसे कम समय लगे। दीर्घ स्वर क्या होता है, जिनको बोलने में ह्रीश्व स्वर से 2 गुना समय लगे। प्लुत क्या होते हैं, जिनको बोलने में ह्रीश्व स्वर से 3 गुना समय लगे। इनको बोलने में, किसी को बुलाने के लिए प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। किसी को बुलाने के लिए प्लुत स्वर, जैसे हे राम, राम यहाँ आओ, जैसे ओम, हे राम। तो इस तरह के बुलाने के लिए प्लुत स्वर, जिनको बोलने में 3 गुना समय लगता है। अब यहाँ देखो, यहाँ 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 जैसे बाय द वे नॉर्मल सा क्वेश्चन है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तुम कहोगे 3 प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा घुमाएंगे, उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने वेद होते हैं, तो 2 वेद होते हैं। उसमें उच्चारण में प्लुत नहीं होता है, जैसे ओम, ओम का उच्चारण। ठीक है, तो उच्चारण की दृष्टि से ह्रीश्व और दीर्घ। उच्चारण का मतलब होता है जो हम जिन वर्णों को हम हमारे अंगों से जोड़ा हुआ है, जैसे कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंत है, ओष्ठ है। तो ये ऐसे 2 प्रकार के बताने हैं तुम्हें, ह्रीश्व और दीर्घ स्वर। ह्रीश्व स्वर को जब भी पूछा जाए तो इनको एक तो मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर कौन से हैं, या मूल स्वर कितने हैं, 4 हैं। शांत स्वर कितने हैं, 4 हैं। यदि पूछा जाए रचना की दृष्टि से स्वरों के भेद, रचना की दृष्टि से, या पूछा जाए व्युत्पत्ति की दृष्टि से, तो तुम्हें क्या कहना है कि ह्रीश्व स्वर होता है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं, तो 4 बताना है, ए ई उ और री। शांत स्वर कौन से हैं, या पूछा जाए स्थिर स्वर कौन से हैं, ठीक है, तो तुम्हें क्या कहना है, ह्रीश्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं दीर्घ स्वरों को क्या कहते हैं, तो इनको संधि स्वर कहते हैं। बाय द वे पूछ ले कि संधि स्वर कितने होते हैं, तो तुम्हें कहना 7 होते हैं, क्योंकि संधि स्वर का मतलब दीर्घ स्वर है। शांत स्वर, स्थिर स्वर, ये ह्रीश्व स्वर होते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से कितने स्वर हैं, तो 4 हैं। कौन से हैं, ए ई उ और री। ठीक है, यहाँ यहाँ एक थोड़ा सा और ये ध्यान रख ले कि हमारी जो जिव्या है, जिव्या का मतलब है, जिव्या का मतलब है स्वरतंत्र है। जो हमारा स्वरतंत्र है, जो जीव है, इसके आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है। स्वरों के भेद, जैसे 11 स्वर हैं, तो जो जीव है, जीव का मतलब क्या हो गया, जीव के 3 पार्ट होते हैं। अग्र भाग होता है, मध्य भाग होता है, पश्च भाग होता है। एक तो आगे से बोला जाए, एक बीच से, एक पीछे से। तो ये स्वरों के जो हैं वो 3 भेद होते हैं। सब जीव जीव एक तो जीव अग्र भाग से बोले जाने वाले स्वर होते हैं, एक मध्य भाग से बोले जाने वाले होते हैं, और एक पश्च यानी कि पीछे से बोले जाने वाले होते हैं। तो जो मध्य से केवल ए बोला जाता है, अग्र से ई बोली जाती है, बड़ी ई बोली जाती है। ठीक है, और उसके बाद में आपका ये जो ओ बोला जाता है और आऊ बोला जाता है, ये आगे से बोले जाते हैं। पश्च से आ बोला जाता है। ठीक है, ओहो यार, ये ओ आऊ नहीं आएगा इसमें, ई ए आएगा, ए बट ये आएंगे चारों। इसमें आएगा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, ओ और आऊ, ये बोले जाते हैं पीछे से जीव के। तो जिव्या के आधार पर
जो हमारी जिह्वा की बनावट है, आगे का भाग है, बीच का है और पीछे का है। तो बीच से हमेशा ए बोला जाता है, पीछे से आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ, आगे से ई, बड़ी ई, ए और आई। ठीक है। उसके बाद में शवर हो गया, तो उसके बाद में हमारा आ गया उसके बाद में व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। एक तो सपर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और उसके बाद में हमारे जो हैं वो ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो जो हमारे सपर्श व्यंजन होते हैं, ये कै से मैं तक होते हैं। जो हमारा स्वर तंत्र भिन्न भिन्न भागों को, भिन्न भिन्न अवयवों को स्पर्श करता है, उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कै, कै में कंठ को छूता है, कंठ। चै में तालु, टै में मूर्धा मूर्धन्य, तै में दंत, ऊ में ओष्ठ। तो इस तरह से ये 5 वर्ग होते हैं। जैसे कै वर्ग कै ख गै गई है। उसके बाद चै वर्ग चै छ जय झई है। उसके बाद टै वर्ग टै ठ डै ढैण है। उसके बाद तै वर्ग तै थ दै धैन है। और उसके बाद पै वर्ग पै फै बै बै मै। ये 5 वर्ग हो गए। तो ये होते हैं शपश। अंतस्थ यानी कि मध्यवर्ती से, बीच के, जिनको हम मध्यवर्ती बोलते हैं, जिनको हम बीच का बोलते हैं। और इनका जो उच्चारण जो होता है, अंतस्थ व्यंजनों का जो उच्चारण होता है वो अंदर से होता है। ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण अंदर से होता है? तो तुम्हें कहना है अंतस्थ व्यंजन होते हैं, बीच के, जिनको हम जिनको डिनोट करते हैं य, रै, लै और वैसे। उस व्यंजन जिनको बोलते समय गर्म वायु मुख से बाहर आती है, जिनके बोलते समय गर्म वायु जो मुख से बाहर आएगी, उनको हम उस व्यंजन बोलते हैं। तो उस व्यंजन में पहले जो स आएगा वो ये स आएगा, स, फिर ये स आएगा, और फिर ये स आएगा, और फिर ये है आएगा। तो उस व्यंजन होते हैं 4। अब उसके बाद कुछ एक मैंने पिछली क्लास में बताया था। एक तो ये वर्ण होते हैं अंग और ए, इनको अयोगवा बोलते हैं, पिछली क्लास में मैंने पढ़ा दिया था। उसके बाद 4 द्विअर्थी है जिनको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, अक्षय, त्रय, ग्रह और श। यानी कि कै और से क्षय बनता है, तय और रै से त्रय बनता है, ग और जय और य से बनता है, ठीक है। और श्रय जो बनता है वो स और रै से बनता है। तो ये आगे हम पढ़ेंगे। वर्ण विच्छेद होगी अगली क्लास हमारी, कि हम किसी शब्द का वर्ण विच्छेद कैसे करें, कक्षा का, ज्ञान का, उत्क्षिप्त का, उपलब्धि का, परीक्षा का। तो बहुत से ऐसे श्रद्धांजलि हो गई, ठीक है, श्रद्धांजलि हो गई। तो बहुत से ऐसे इसमें उस क्लास में हम पढ़ेंगे। शुद्ध अशुद्ध भी, भाई अशुद्ध को शुद्ध कैसे करें। तो इस तरह की क्लास होगी, वो अच्छी क्लास रहेगी। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। जो साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी छोटी छोटी क्लास से होती है, लेकिन हम निर्धारित समय जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले हमारी लगभग जो क्लासें हैं, लगभग जो सिलेबस है मैथ, रीजनिंग, हिंदी का, वो बिल्कुल आपको कंप्लीट मिलेगा। फिर मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी साथियों को धन्यवाद। राम राम।